नमस्कार बीपी न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 18 अक्टूबर, जो बड़ी खबरें निकल के आ रही है फटाफट की करके जाने के लिए। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, कल BHU में बोले अमित शाह, वामपंथियों और अंग्रेजों को कोसना बंद करे और खुद शोध करके नए इतिहास का सृजन करे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के इतिहासकारों से अपील की कि वो अंग्रेजों और वामपंथी इतिहासकारों को कोसना बंद करें, उनके इतिहास लेखन से किसी तरीके का छेड़छाड़ करना बंद करें, वो खुद शोध करें और नए इतिहास का सृजन करें। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल के साम्राज्य शासक ही नहीं, ऐसे व्यक्तियों की तलाश करें जिनके रग रग में भारत बसता था, और उन्होंने भारतीय कला, संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना समूचा जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने नगर संचालन की एक व्यवस्था दी, ऐसे लोगों को खोजकर उन्हें उनके व्यक्तित्व व कृतित्व के आधार पर आम जन के सामने परोसने का काम किया जाए। तो इन सबको लेकर कल अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ BHU भवन में स्कंदगुप्त के ऐतिहासिक पुनः स्मरण विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को कल संबोधित किया। इसी के साथ अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि वीर सावरकर ने 1857 के युद्ध को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी, इसलिए उनको भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए। तो फिलहाल इसके बयान को लेकर अब विपक्ष जबरदस्त हमलावर भी है। फिलहाल चलते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है। बाहुबली रमाकांत यादव के चलते ही अखिलेश यादव को मिल गया है अब निरहुआ का साथ। दरअसल आपको बता दें कि अब एक बार फिर से निरहुआ ने भी पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड को लेकर जबरदस्ती योगी सरकार पर सवाल कर दिया है, और इसी को लेकर अब ढेर सारे राजनीतिक समीकरण भी निकाले जाने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि CM योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर परेशानी का सबब बनता जा रहा है। अखिलेश यादव ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है और योगी सरकार पर पिछड़ा वर्ग की अनदेखी का आरोप लगाने लगे हैं। प्रदेश सरकार आसानी से विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रही है, लेकिन सरकार को उस समय तगड़ा झटका लग गया जब निरहुआ ने एनकाउंटर की CBI जांच की मांग कर दी। दरअसल अखिलेश की सरकार में ही दिनेश लाल यादव और निरहुआ को यश भारती सम्मान मिला था। सपा से निरहुआ के करीबी किसी से छिपी नहीं थी, लेकिन संसदीय चुनाव 2019 में अखिलेश यादव के खिलाफ निरहुआ ने आजमगढ़ संसदीय सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करके सबको चौंका दिया था। प्रधानमंत्री मोदी की लहर व अमित शाह की चुनावी रणनीति के बाद भी निरहुआ अखिलेश यादव को पटखनी नहीं दे पाए थे। अखिलेश यादव को बसपा सुप्रीमो मायावती से भी गठबंधन का कुछ न कुछ लाभ मिला था, और इन सब को लेकर निरहुआ का हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन आपको बता दें कि अखिलेश ने अपने संसदीय क्षेत्र के सुरक्षित बनाने के लिए बाहुबली रमाकांत यादव को अब पार्टी में शामिल करा दिया है। इसके बाद निरहुआ की राजनीति में भंवर में फंस गई है, इसलिए उन्हें ऐसा बयान देना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि आजमगढ़ की राजनीति में रमाकांत यादव का बड़ा नाम था। ऐसे में माना जा रहा था कि अगर रमाकांत भारतीय जनता पार्टी की तरफ घूमते हैं तो कहीं न कहीं सपा को बड़ा झटका लगेगा और इससे आने वाले समय में निरहुआ को फायदा होगा। लेकिन अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में रमाकांत आ गए हैं, तो एक बार फिर से आजमगढ़ की जो सीट है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा के लिए अब सुरक्षित मानी जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि वहाँ पर निरहुआ के वोट बैंक से कहीं ज़्यादा बाहुबली रमाकांत का वर्चस्व माना जाता है। फिलहाल चलते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रियंका गांधी के ससुराल आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। अब बनाने जा रहे हैं नई रणनीति। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए अजय कुमार लल्लू ने 2 दिन पहले 51 जिलों में जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। वहीं कई जिले अभी भी खाली हैं। इसके साथ ही उन्होंने अलग अलग जिलों में अब जाकर संगठन मजबूत करने का प्लान भी बनाया है। इसी के तहत अजय कुमार लल्लू आज शुक्रवार को प्रियंका गांधी के ससुराल मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। यहाँ भी अब किसी को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लिहाजा माना जा रहा है कि दौरे के बाद जल्द ही ऐलान भी हो जाएगा। पूर्व महानगर अध्यक्ष अनुभव मल्होत्रा ने बताया है कि दिल्ली रोड पर सुबह कार्यकर्ता दिल्ली रोड पर ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। इसके बाद सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है, फिर प्रेस वार्ता है। अजय कुमार लल्लू रामपुर में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में गुरुवार शाम को रैली करने गए थे। इसके बाद शुक्रवार को मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि बसपा सांसद अफजाल अंसारी सहित 9 लोगों के खिलाफ वारंट जारी। जी हाँ, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी सहित 9 लोगों के खिलाफ विशेष अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। इन पर तोड़फोड़ और हजारों की भीड़ के साथ उग्र प्रदर्शन करने का आरोप है।
मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होने वाली है। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में 9 अगस्त 2011 को सपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भारत बंद आयोजित किया गया था। अफजाल अंसारी के नेतृत्व में 4000 से ज़्यादा कार्यकर्ता लाठी डंडे से लैस होकर निकले थे और सड़कों पर तोड़फोड़ और उग्र प्रदर्शन किया था। मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में बसपा सांसद अफजाल अंसारी के अलावा अफजाल अंसारी, विक्रमा यादव, रियाज अंसारी, शुभ सिंह, शरणादत्त राय समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल थे और अब जाकर उन पर गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। फिलहाल चलते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी में डीजे बजाने को लेकर हाई कोर्ट ने दिया है एक नया निर्देश। जी हाँ, प्रदेश में डीजे बजाने वालों की अनुमति नहीं देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का डीजे संचालकों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अभी भी कानून के विपरीत डीजे बजाने पर कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने डीजे बजाने की अनुमति देने पर लगी रोक हटाई है। ये केवल SLP दाखिल करने वालों तक ही सीमित है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सामान्य निर्देश जारी करके डीजे बजाने की अनुमति न देने का निर्देश दिया है और कहा है कि ध्वनि प्रदूषण कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आम आदमी के नाम गोपनीय रखने की शर्त के साथ पुलिस से शिकायत करने का अधिकार दिया है। इस आदेश के खिलाफ SSP दाखिल करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के लिए एक हिस्से पर रोक लगा दी गई है। इसमें डीजे बजाने की अनुमति न देने को कहा गया है। फिलहाल चलते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है। PCS 2019 में गरीब सवर्णों को मिलेगा आरक्षण। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि यूपी लोक सेवा आयोग ने राज्य प्रवर्तन अधीनस्थ सेवा परीक्षा यानी PCS 2019 की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। PCS परीक्षा में पहली बार गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। आयोग को PCS भर्ती के लिए अब तक 300 से अधिक पदों का अधियाचन मिला है। ये संख्या आगे और बढ़ सकती है। ऑनलाइन आवेदन का सिलसिला बुधवार से शुरू हो गया है जो 13 नवंबर तक चलेगा, जबकि अभ्यर्थी 11 नवंबर तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। यूपी PSC पिछले वर्ष की तरह इस बार भी PCS 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के साथ सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी के द्वारा इस तरीके से संपर्क किया जाएगा। फिलहाल चलते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह ने राष्ट्रपति से मांगी है इच्छा मृत्यु। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र संघ समाजवादी पार्टी की पूर्व प्रवक्ता ऋचा सिंह ने छात्र संघ बहाली के मुद्दे पर राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है। ऋचा सिंह ने अपने पत्र में लिखा है कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जिनके आप विजिटर हैं, आपको अंतिम पत्र पूरी तरीके से नाउम्मीद होने के बावजूद लिखकर अंतिम प्रयास कर रहे हैं। अपनी बात आप तक पहुंचाने को माननीय महामहिम पिछले 4 सालों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश प्रक्रिया में अनियमितताओं से शिक्षक भर्ती में अनियमितता, आर्थिक अनियमितता, कुलपति द्वारा पद का दुरुपयोग करके छात्राओं की अस्मिता से खिलवाड़, फीस वृद्धि, महिला छात्रावास में छात्राओं की सुरक्षा से खिलवाड़ जैसे तमाम बेहद संवेदनशील मुद्दों पर हम लड़कर छात्र संघ के माध्यम से लड़ रहे हैं। अपनी शैक्षणिक संस्था को बचाने के लिए लड़ाई में हम पूरी तरीके से अब हमको निष्कासित किया जा रहा है और हमारी डिग्री पर रोक लगाई जा रही है, निलंबन हमको किया जा रहा है। इन सब को लेकर राष्ट्रपति से उन्होंने गुहार लगाई है कि इसमें सुनवाई करें, वरना उनको इच्छा मृत्यु दी जाए। इन सब को लेकर एक बार अब फिर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ज़बरदस्त तरीके से छात्र संघ चुनाव का मुद्दा गर्मा गया है। फिलहाल चलते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी में होमगार्डों की समस्या को लेकर एक बार फिर से अब होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि यूपी में 25,000 होमगार्डों को बाहर करने को लेकर अब होमगार्ड मंत्री का बड़ा बयान आया है। विभागीय मंत्री के नाते आश्वासन उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री के नाते मैं आश्वासन देता हूं कि कोई भी होमगार्ड बेरोजगार नहीं होगा। चेतन चौहान का बड़ा दावा है। उन्होंने कहा है कि औपचारिक तौर पर कोई लिखित प्रस्ताव या पत्र हमें नहीं मिला है। होमगार्ड का मानदेय बढ़ने की वजह से कुछ बड़ा बजट जरूर गड़बड़ हुआ है, किसी होमगार्ड को निकाला नहीं जाएगा। तो ये बड़ी बातें हैं जो कि यूपी की मंत्रालय में विभागीय मंत्री होने के नाते उन्होंने बड़ा बयान दिया है। फिलहाल चलते हैं अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी पर
ज़बरदस्त तरीके से परिवारवाद का बात सामने देखने को मिली है और बीसीसीआई में ये जमकर हावी हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष बनना अब तय हो गया है और अब बन भी गए हैं और इसी को लेकर अब पूरी तरीके से अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं देश के, उनके बेटे भी जय शाह को सचिव बनाया गया है। ऐसे में बीसीसीआई में ये केवल अमित शाह के बेटे ही नहीं हैं बल्कि राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के छोटे भाई अरुण धूमल को भी कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ देश के गृह मंत्री और गुजरात क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह को भी सचिव बनाया गया है। बीसीसीआई के अगले संयुक्त सचिव जयदेव शाह बीसीसीआई के पूर्व सचिव निरंजन शाह के बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीसीसीआई में परिवारवाद को सरकार ने बढ़ावा दिया है, इससे पूरी तरीके से मोदी सरकार की पोल खुल गई है। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार परिवारवाद पर बीजेपी आक्रामक होती थी, लेकिन अब वो बैकफुट पर दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी की बात करें तो एक बार फिर से अब महाराष्ट्र में उन 5 सीटें मिली हैं। 5 में से 3 सीटों में जीत मिलने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के अबू आज़मी पूरी तरीके से 3 सीटों पर ज़बरदस्त प्रचार कर रहे हैं और माना जा रहा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज या कल में वहां पर पहुंच सकते हैं। तो फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि महाराष्ट्र के जिन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को वहां पर चुनाव प्रचार के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें।